आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं वो बशीर जैदी और ज़रार खोड़ो। दो ख़बरें मैं एक लाइन में बता दूँगा। खुर्शीद शाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनको आमदनी से ज़ायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद से नैब ने गिरफ़्तार कर लिया। नैब सखर के लिए कल वो सखर में एहतसाब अदालत में पेश होंगे। ये खबर आप जो है शाम से कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे हम जैसे को पकड़े जो आमदनी से कम असासे बनाए, शाम से ये खबर सुन रहे होंगे आप, और इनका तबसरा भी आपने सुन लिया, तो जाहिर है कि अब हमें मज़ीद रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ख़बर जो आपने शायद कम सुनी हो एक आध चैनल पे, या आई डोंट नो, वो ये है कि दो जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर, उनको पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है। तकरीबन 4 महीने वो जेल में रहे। उन्हें 25 मई को शुमाली वज़ीरिस्तान में खार कमर चेक पोस्ट पर मुसल्लह तसादुम के बाद गिरफ़्तार किया गया था। अच्छा, कल हमने तकरीबन पूरा प्रोग्राम, तकरीबन 80% जो है वो कसूर के जो बच्चे हैं उनके लिए वक्फ़ किया था, लिहाजा आज फॉलो अप ज़रूरी है। आज का दिन भी जो है ख़ासी वहाँ डेवलपमेंट्स हुई हैं। ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो भी आप कई चैनलों पे सुन चुके होंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, हालांकि पुलिस खालिसतन सूबाई मामला होता है, लेकिन फिर भी इमरान ख़ान साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए कसूर के जो DPO हैं अब्दुल गफ़्फ़ार कैसरानी, जिनका आपने कल हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यू भी सुना था, उन्हें और SP इन्वेस्टिगेशन और DSP और जो एक SHO हैं चूनिया के, उनको मअतल कर दिया है। मअतल नहीं किया है, अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। जो DPO हैं, DPO को ट्रांसफ़र किया गया है, बाकी जो हैं SP इन्वेस्टिगेशन जो हैं उनको मअतल कर दिया गया है। इससे पहले DSP नई वर्क और SHO इरफान गिल को, जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के उस्मान बुज़दार, वो भी मअतल कर चुके हैं आज सुबह, और अब वज़ीर आज़म ने भी उन्हें एक बार फिर मअतल कर दिया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ख़ुद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो फेडरल गवर्नमेंट में, उसमें किस कदर कोऑर्डिनेशन है मिसाली किस्म का कसूर जैसे हसास मसले पे, ये आपके सामने है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर ने मअतली से ही जो DPO हैं कैसरानी साहब, इनकी क़यादत में एक 5 रुकनी JIT भी तश्कील दी थी, मगर अब ख़ुद DPO चूँकि वज़ीर आज़म ने मअतल कर दिया है, लिहाजा ये नहीं पता कि जो नई JIT है वो बनेगी या इसी में से कुछ ना कुछ करके किसी और को JIT का सरबराह बना दिया जाएगा। नए DPO सुना यह है कि जाहिद नवाज़ साहब जो हैं वो कसूर में आ चुके हैं, और जाहिद नवाज़ साहब के बारे में बताया जा रहा है कि 2018 में जब ज़ैनब का कत्ल हुआ था, उस वक्त भी जाहिद नवाज़ ही DPO थे। अब ये भी आ गया है कि अब ये जो है ना हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन JIT के हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी तक तो सब कुछ एज पर SOP ही चल रहा है, जो हम इस तरह के हर वाक़ये के बाद। अच्छा, एक मिनट, एक और थोड़ी सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट से मैं बता देता हूँ कि कल कसूर का जो इलाक़ा चूनिया से जो लाशें मिली मिट्टी के टीलों से, 8 साल फैज़ान की और बाकी 2 के बाकियात मिले जी। पिछले 3 माह में ये भी हम बता चुके हैं कि 4 बच्चे गायब हुए थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। इमरान 12 जून को, अली हुसैन 15 अगस्त को, सलमान 18 अगस्त को, और 8 साल फैज़ान 2 दिन पहले गायब हुआ था, जिसकी लाश मिली है। तीनों लाशों के या और बाकियात के जो पोस्टमार्टम है उसमें कंफर्म किया गया है कि जिनसी ज़्यादती हुई। एक मैं क्लैरिफाई कर दूँ, हाँ, फैज़ान के केस में पोस्टमार्टम मुमकिन था, जो बाकी दो जो विलियम, उसे हड्डियाँ मिली, तो उससे आप ये नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये भी हम कंफर्म करके अभी नहीं कह सकते, मैंने भी रिपोर्ट देखी है, फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार, हाँ, कि ये वो बच्चे हैं, क्योंकि वो पे DNA टेस्टिंग है, वो एक अलग टेस्टिंग है। फैज़ान का नमाज जनाजा आज हुआ था चूनिया में, और आज चूनिया में मुजाहरे भी हुए हैं, DC ऑफिस के सामने भी, पुलिस ऑफिस के सामने भी, और टायर भी जलाए गए, और शायद यही एक तरीका होता है, यूजुअल जो तरीका होता है। एज पर SOP अभी तक सब कुछ चल रहा है, क्योंकि बदकिस्मती से, आई मीन, ठीक है यार, आपने मुअत्तल कर दिया या आपने सस्पेंड कर दिया, आपने JIT भी बना दी, बिल्कुल जैसे हर इस तरह के बड़े केस में यही हम तरीक़ाकार देखते हैं।
अच्छी बात है कि चले उनको नहीं रखा अपने पोजीशन में, लेकिन मैं ज्यादा खुश नहीं हो सकता इस वक्त पे, क्योंकि अगेन ये सब फायर फाइटिंग है सर, ये सब। और ये नीचे से शुरू होता है, एसएचओ पहले मौके पे जाता है, ठीक है, उससे ऊपर वाला अफसर जो है वो नोटिस लेता है, डीपीओ फाइनली जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो डीपीओ मौके पे पहुंच जाता है, और उसके बाद वजीर आला जो है वो सस्पेंड कर देता है, नोटिस ले लेता है। अब इमरान खान साहब भी एक स्टेप है कि पहले वो चीज़ मीडिया और सोशल मीडिया पर आती है, अदरवाइज ये भी नहीं होता। उससे पहले भी वालिदैन को निकलना पड़ता है, कोई सड़क ब्लॉक करनी पड़ती है, कम से कम 3-4 टायर तो चीफ मिनिस्टर सस्पेंड करता है, फिर उन्हीं को वजीर आजम भी कर देता है, जो भी करता है, मतलब हर एक को अपना एक दिखाना है। मुझे सस्पेंशन से कुछ नहीं है ना यार, अगेन ये बहुत थकी हुई बात तो दिखानी है ना। ये वो शहबाज शरीफ फार्मूला है कि भाई आपने नोटिस ले लिया, आपने जाकर के 1947 से हमारा यही फॉर्मूला चल रहा है। ये अगेन 5 अफराद को हिरासत में लेके पूछताछ भी बिल्कुल। अच्छा, बहुत ये मुझे पता है कि थकी हुई बात है, लेकिन अगेन ये सब कुछ है सिर्फ और सिर्फ फायर फाइटिंग, ठीक है, कि एक डैम है, डैम में से पानी निकल रहा है, लीक हो रहा है, और आपने सिर्फ अपनी उंगली डाल दी है उसको रोकने के लिए, लेकिन डैम का स्ट्रक्चर फिर भी टूट रहा है। और यहाँ पर वो डैम क्या है? पुलिस। और मैं सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं कहूँगा, मैं ओवरऑल पुलिस करूँगा, लेकिन क्योंकि पंजाब की बात हो रही है तो हमें यहाँ पर भी फोकस करना होगा। अगेन ट्रेनिंग, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ें आपके पुलिस ऑर्डर में इन पर पहले से ही लिखा हुआ है कि इन पर आपने फोकस करना है। उसके साथ लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने भी अपने सिफारिशात दिए हुए हैं, उनमें भी कमोपेश यही बातें हैं। आसान काम नहीं है, लेकिन काम करना ज़रूरी है। होगा नहीं, मुझे पता है आप यही कहने वाले थे। नहीं, होगा नहीं, मुझे पता है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कसूर के इस वाक़े के बहाने हमें यह भी पता चल गया कि ज़ैनब अलर्ट बिल जहाँ पे था, ज़ैनब अलर्ट बिल, मैं आपको बताऊँ ज़ैनब अलर्ट बिल उससे पहले सिर्फ मुझे खुशी होती अगर कम से कम वज़ीर आज़म ये ज़रूर कहते कि हम वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों को भेज रहे हैं, जिन्होंने इवेंचुअली उसको फॉलो अप करना। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ना भाई, सस्पेंड कर दिया, फिर सस्पेंड कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, ये करके ये लोगों ने आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बारे में सुना? सर मैं वही तो कह, लेकिन ये तो नया पाकिस्तान है ना, यहाँ तो आपको पुलिस तो पुरानी है सर, पुलिस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो पुराना है, बिल्कुल है, लेकिन कम से कम कुछ तो करना है ना। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मोबाशर बिल्कुल वहां पर अब जाएगा, लेकिन फिर एंड वही होगी जो कल हमें वकास खान साहब आखिरी कैमरा ऑफ होते ही वापस आ जाएगा। ऐसा अच्छा यार, ज़ैनब अलर्ट बिल का अच्छा, अब अगेन शेरी मजारी ने भी ट्वीट किया ज़ैनब अलर्ट बिल में, इसके बारे में बात कर करके थक गया हूँ। अब जैसे ही ये कल का वाकया सामने आया तो शरीन मज़ारी, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ने ट्वीट किया, और आपको पता है कि पहले भी 3-4 बार इस पर हमने बात की है शरीन मज़ारी साहिबा से। ज़ैनब अलर्ट बिल में थोड़ी सी रिकैप कर देता हूँ, मुझे पता है आपने पहले भी बातें सुनी होंगी कि जब कोई भी बच्चा गुम जाए या अगर ख़तरा होकर वफा हो तो इमीडिएटली एक अलर्ट जाना चाहिए टू ऑल पुलिस स्टेशंस, ऑल मीडिया, ऑल रेडियो। यूएस में ये 1980 से एम्बर अलर्ट के नाम पे चल रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह का सिस्टम है। यहाँ पर भी ये इंट्रोड्यूस किया गया था, असद उमर साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके ऊपर चेंजेस आए थे। अच्छा, शरीन मज़ारी साहिबा की ट्वीट आई कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने स्टैंडिंग कमेटी को कहा कि आप ये बिल भेज दें नेशनल असेंबली, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी में फंस गया और एक डिले और दूसरी डिले, और ज़्यादातर इनका निशाना शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था कि वहाँ से ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी उस कमेटी, जी बिल्कुल, इंसानी हकूक कमेटी, ठीक है। और फिर फाइनली मिनिस्ट्री एक ख़त भेजती है अगस्त में स्टैंडिंग कमेटी को कि जी सब चीज़ें हो गई हैं, अब आप लोग आगे क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये तो उनका वर्जन है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन है कि ये बिल सिर्फ एक अलर्ट बिल नहीं था, इसमें और भी बहुत शिकें थी और कंडीशंस थी जिनको एग्जामिन करना ज़रूरी था। इतना टाइम क्यों लगा एग्जामिन करने में? उनका कहना है कि स्पीकर नेशनल असेंबली में ने, अब मुझे पता है कि अब हम ये पॉलिटिकल टेक्निकलिटीज़ में आ रहे हैं और इसमें हम फंसते जा रहे हैं, लेकिन ये है, स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डर जारी किया कि जितनी भी कमेटी सेशंस होने हैं वो सिर्फ उस वक्त होंगे जब एनए सेशन में है। शायद कोई प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करने का डर था, ये सब कमेटीज़ पे होती हैं। अच्छा, हैं 7 कमेटी रूम्स जो भर जाते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि उन्होंने अपनी सारी अमेंडमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को भेज दी हैं और अब बॉल उनके कोर्ट में है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ये बॉल जो है ना एक दूसरे के कोर्ट में, ज़ैनब अलर्ट बिल भी कराची का कचरा बन गया। अच्छा, नहीं, वर्स देन दैट। और पता है क्यों? क्योंकि अगर ये बिल मंजूर हो भी जाए
अगर ये बिल पास हो भी जाए तो ये कहाँ लागू होगा आपको पता है? इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में सिर्फ और सिर्फ, राइट? सो अब मतलब देखें, बिल्कुल डेवोल्यूशन होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन मेरी जो नाकस राय है उसमें कुछ चीज़ें ना फेडरली इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए। अगर इसमें आप इसको आप फेडरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, जो आपकी जो सूबाई लेजिस्लेचर्स हैं फिर उनको स्टेप अप करना चाहिए और अब तक कर लेना चाहिए। मुझे पता है यार, मुझे पता है, आई नो, लेकिन मैं क्या करूं? सेंटर में नहीं हो पा रहा, जहां सेंटर में ये नहीं तो पीपल्स पार्टी सिंध में कर ले। हाँ, सिंध में कर यार, अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान में कर ले, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में कर ले, पीटीआई पंजाब में कर ले, आई डोंट केयर कौन करे यार, लेकिन हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। मुझे नहीं परवाह के यार फेडरल से ऑर्डिनेंस इशू कर दो, ऑर्डिनेंस भी तो इशूज होती है। मजे की बात है, उसका नाम है अलर्ट बिल। आप ये देखें, अर्जेंसी के बावजूद जो है ना वो यही है कि यार ये शिफ्ट मुझे नहीं पसंद आ रही है, मतलब ये और उधर बच्चे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो जो जैसे मीटिंग्स होती हैं नॉर्मली गुफ्तम सिस्टम अभी तक बदकिस्मती से मतलब वही चल रहा है। लिटमस टेस्ट इसका यही होगा कि इसके बाद कि आपने वाकई कोई रिफॉर्म्स लाने हैं या यू विल सिंपली क्राइसिस मैनेज अंटिल द नेक्स्ट क्राइसिस। इस वक्त तो नहीं लग रहा, 90% चांस है कि यू विल क्राइसिस मैनेज। इस वक्त तो कोई इंडिकेशन भी नहीं लग रही ना कि वो। आज मैं पढ़ रहा था, नादिया जमील जो एक्टर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस पे काम भी किया और उन्होंने मतलब लिटरली वो जैसे बेगिंग नहीं, शी वाज बेगिंग के प्राइम मिनिस्टर साहब मुझसे कम से कम सुन लें कि मैंने वहाँ पे 6 माह की बच्चियों को अपने हाथ से दफनाया है, जिनके साथ कसूर में जिनके साथ जिनसी ज्यादती हुई है। अगर इस पे भी दिल नहीं दहलता तो नादिया जमील का ये भी कहना था कि वहाँ पर बाकायदा मतलब ब्रॉथल्स हैं, जिसमें आपको छोटे बच्चे मिल जाते हैं और वो मुनशियात के आदी होते हैं ताकि वो अपने दिन गुजार सकें। वो तो हमने वीडियो स्कैंडल में वो तो 1000 चीज़ें देखी हैं इस तरह की। बहरहाल अभी तक जब एसओपी से आगे निकलेंगे तो इसकी खबर भी आपको दे देंगे, लेकिन अभी तक तो वही पुरानी रिपीट पर ट्रांसमिशन चल रही है। देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता। वक्फा लें। अब कसूर से आते हैं लाड़काना की तरफ। कल एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें एक 10 साल का बच्चा मीर हसन अब्रो अपनी वालदा की गोद में कमिश्नर लाड़काना के दफ्तर के सामने बहुत ही बुरी हालत में उसकी दिखाया गया और कुछ अरसे बाद कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इस पर ख़ासा बात हुई, हुकूमत को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, ये भी कहा गया। तो जब डिटेल्स आई तो उनके वालिदैन ने कहा कि इस बच्चे को कुत्ते ने काटा था और उसके बाद उसकी वैक्सीन ना मिलने की वजह से इसकी मौत हुई है। फिर इसके बाद जो है हुकूमत सिंध का वर्जन भी आया। पहले तो मुराद अली शाह साहब ने नोटिस लिया और कहा कि वो कमिश्नर लाड़काना से और शिकारपुर, जहाँ से ये फैमिली बिलोंग करती थी, वहाँ से भी उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई हैं। शिकारपुर से तो अभी रिपोर्ट नहीं आई, मगर कमिश्नर लाड़काना ने रिपोर्ट भिजवाई है जिसके मुताबिक ये बच्चा जो मीर हसन अब्रो है, ईद उल अज़हा से 2 रोज़ कबल उसको कुत्ते ने काटा था और उसके बाद इसके वालिदैन ने इसको लेकर किसी अताई के पास चले गए। जब वो ठीक नहीं हुआ तो इवेंचुअली परसों वो शिकारपुर हस्पताल गए और कहा, वैक्सीन के बारे में कहा, मगर क्योंकि देर हो चुकी थी और रेबीज़ के हवाले से यही कहा जाता है कि अगर फौरी ट्रीटमेंट ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे का बचना। बिल्कुल। अच्छा, अब बहुत अफसोसनाक है, जाहिर है आप देख के आपकी रूह कांप जाती है। तो जितनी इमोशनल वीडियो है उतना रिएक्शन भी जो आया था खासतौर पे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी, वो भी उतना इमोशनल था। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई थिंक हम सब ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी ट्रेजेडी इसमें यह है कि रेबीज़ 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल से मुराद ये है कि अगर वक्त पे वैक्सीन मिल जाए तो 100% आपकी जान बच सकती है। लेकिन अगर फुल ब्लोन रेबीज़, जो मेरा ख्याल है कि सिम्टम्स को शायद 5 से 6 हफ्ते लगते हैं पहुंचने में, अभी डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे मोर डिटेल। अगर सिम्टम्स फुल ब्लोन आ जाएँ तो फिर ये 100% जानलेवा है। ठीक है, 100% प्रिवेंटेबल एंड 100% फेटल एट द सेम टाइम। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे आपने अभी बयान किया कि कुत्ते ने काटा,
जो SOP है जहाँ तक मैं समझता हूँ दुनिया भर में डॉग बाइट्स की, कि इमीडिएटली आपको वैक्सीन नहीं देते, वो डॉग को एग्जामिन करेंगे, उसके ब्रेन को एग्जामिन करेंगे कि इसको वाकई रेबीज़ है या नहीं है। ऑन पेपर ये बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई तकरीबन 25 लाख जंगली कुत्ते हैं, एस्टिमेट्स, और सब एस्टिमेट्स हैं, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। हर साल 10 लाख से लेके 15 लाख लोग काटे जाते हैं, ठीक है। और आपको तकरीबन 8 लाख डोज एंटी रेबीज वैक्सीन के सालाना चाहिए। अच्छा, वो कहाँ से आते हैं? चीन बनाता है, फिलीपींस बनाता है, यूरोप बनाता है, इंडिया बनाता है। चीन और फिलीपींस का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से विड्रॉ हो गया क्योंकि वो ज़्यादा मेयारी नहीं था। यूरोप का है बहुत महंगा, बचा आपके पास इंडिया। इंडिया का मसला क्या हुआ कि, और ये अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी महीनों से मसला चल रहा है कि उनकी अप्रैल से ये मसला चल रहा है कि उनकी अपनी डोमेस्टिक डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने ब्लैंकेट बैन लगा दिया एक्सपोर्ट्स पे। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि कहीं भी, और अफ्रीका भी जाती है या जहाँ पर भी ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं, तो पाकिस्तान की सप्लाई भी मुतासर हुई। अच्छा, लोकली हमारे पास कौन है मैन्युफैक्चरर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन इस्लामाबाद, लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान की पूरी डिमांड पूरी कर सके। 30% भी नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे, और ये सिलसिला शुरू होता है तकरीबन पिछले साल मार्च में। हाँ, मतलब मार्च 2018 से DHO लड़काना, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लड़काना, लिखते हैं कमिश्नर साहब को और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को, और कहते हैं कि सर शदीद शॉर्टेज है हमारे पास, आप प्लीज़ इमरजेंसी बेसिस में लिखवाएं। अच्छा, अब कमिश्नर लड़काना के पास कोई लैब तो नहीं बनी हुई कि वो खुद बनाएगा, वो लिखते हैं आगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को, बाकायदा पेमेंट भी जाती है 2 लाख या उससे ज़्यादा की, कि आप 1000 वायल्स हमें भेज दें। लेकिन फिर महीनों तक बैक एंड फॉर्थ चलती रहती है कि जी आपने एंटी स्नेक वेनम, सांप की वेनम तो आपने भेज दिया, लेकिन एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उनकी जितनी कैपेसिटी है वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। वो ख़त भेजते हैं कि जी हम अभी के लिए आपको इतना भेज रहे हैं, बाकी हमारे पास सप्लाई नहीं है, आप दिसंबर में हमारे साथ रुजू करें और अगर हमारे पास सप्लाई हो तो हम भेज देंगे। अच्छा, वीडियो तो है लड़काना की, लेकिन ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये पूरे पाकिस्तान में ये शॉर्टेज हुई है। अगर हम कराची में आए तो जिना हॉस्पिटल में भी शॉर्टेज है, मंथ टू मंथ डॉक्टर सीमी जमाली कह रही है हम सर्वाइव कर रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल में भी मेरा ख्याल शॉर्टेज है। खैबर पख्तूनख्वा में इसी साल फरवरी में मंसेरा में एग्जैक्टली इसी तरह हुआ था। इनफैक्ट एक तरह से वर्स हुआ था क्योंकि उस लड़की की 7 साल की लड़की थी, फातिमा मेरा ख्याल है नाम था उसका, उसको कुत्ते ने काटा और उसको वक्त में ले गए हॉस्पिटल के पास, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास सप्लाईज नहीं थी। जहाँ तक मुझे पता है तो सिर्फ पेशावर के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास सप्लाईज हैं, और वो भी शायद उन्होंने महंगी कीमत पर किसी प्राइवेट सप्लायर से प्रोक्योर किए हैं। लेकिन जाहिर है कि ये आप एक सोल्यूशन नहीं है। अगेन यहाँ पर भी सिर्फ फायर फाइटिंग चल रही है। लेकिन अगेन जिस तरह से वो हुई और सिंध में बहरहाल सेहत का हाल जो है वो अपनी जगह वो कोई मिसाली नहीं है, नहीं बिल्कुल, और वो हर जगह। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंडस हॉस्पिटल की इन्फेक्शस डिजीज़ की, और WHO की उस कमेटी की मेंबर भी हैं जो रेबीज़ के ऊपर कायम हुई है, क्योंकि मसला संगीन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहिबा, अब आप बताइए, आपने भी ये वीडियो देखी तो जाहिर है जो जिन लोगों ने भी ये देखी, हम सब वालिदैन हैं, हमारा भी दिल दहला जिस तरह से वो बच्चा सांसें ले रहा था और जिस तरह से फिर उसकी मौत हुई। तो क्या ये एट ऑल प्रिवेंटेबल थी कि वो बच्चा बच सकता? मुबश्शिर साहब, ये जो आपने एक वीडियो दिखाई, इस तरह के मैंने रियल पेशेंट्स अपने इतने बरसों के प्रोफेशनल करियर में मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा देखे होंगे, और हर केस पे मेरा दिल बड़ा दुखता है कि ये प्रिवेंटेबल चीज़, बीमारी, इस हालत में इंसान तड़प तड़प कर मर जाए, इससे ज़्यादा अजियतनाक बीमारी मैंने मेरा ख्याल है इन्फेक्शियस डिजीज़ में कहीं पे नहीं, या किसी बीमारी में नहीं है। क्योंकि मरने वाला बंदा होश में होता है और ना सांस ले सकता है ना निगल सकता है, और तड़प तड़प के सांस उसका बंद हो जाता है आखिरी दम तक के। तो ये मैंने बहुत दफ़ा देखा हुआ है, हर दफ़ा मेरा दिल जलता है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करें।
ये मसला वैक्सीन की कमी की जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये आज का मसला नहीं है, ना लाड़काना का ना केपी का, ये कई दिहाइयों से यही प्रॉब्लम चल रहा है। उसके देखिए 2-3 पहलू हैं। एक तो वैक्सीन का आना यकीनन बहुत ही डाउटफुल होता है कि कभी वैक्सीन पहुंच जाती है। ना सिर्फ वैक्सीन लेकिन इम्यून ग्लोबुलिन भी, जिसे हम कहते हैं RIG, रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन, जो कि ज़ख़म के अंदर, गहरे ज़ख़म के अंदर लगाया जाता है। तो ये इन दोनों चीज़ों की, दोनों दवाइयों की मैं बात करूँगी कि अरसे से मुल्क में या तो बिल्कुल ही नहीं होता या तो इतनी कम मिकदार में इंपोर्ट किया जाता है कि डॉक्टरों को इस चीज़ में आगाही भी नहीं है कि वो किस तरह से वैक्सीन लगाएं, किस डोजेज में लगाएं, कितने वक्फे के बाद लगाएं, कितना लंबा कोर्स है और रिग को कैसे ज़ख़म के अंदर लगाया जाए, ये अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई लोग समझ भी जाते हैं, डॉक्टर्स या नर्सेज समझ भी जाते हैं इसका टेक्निक, तो फिर उनकी तब्दीली हो जाती है, किसी और जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है और ये सब इसके जो नॉलेज है वो ख़त्म, किसी और के पास नहीं पहुंचता है। तो ये प्रॉब्लम तो दो तरफ है, एक वैक्सीन का यहाँ पर इंपोर्ट करना, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी तरह से बात बताई, और दूसरा ट्रेनिंग की कमी। अच्छा डॉक्टर साहबा सॉरी आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रोकना होगा, अब एक छोटा सा वक्फा लेना है और वक्फे के बाद रेबीज पे वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सलाउद्दीन से रेबीज़ के बारे में। डॉक्टर साहिबा अभी आप हम बात कर रहे थे सप्लाई, वैक्सीन की सप्लाई के बारे में, और जाहिर है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है हमारे पास, और फिर आपने बताया कि ट्रेनिंग के भी मसले हैं, बिल्कुल हैं। अब अपनी आगाही, हमारी अपनी आगाही के लिए और हमारे व्यूअर्स की आगाही के लिए कुछ सवाल पूछने हैं जो आपके लिए बड़े बेसिक हैं लेकिन हमारे लिए शायद नहीं है, कि अगर एक सस्पेक्टेड रेबीज़ का केस हो, क्योंकि जाहिर है कि हर डॉग बाइट का केस रेबीज़ का केस नहीं होगा, तो कितने वक्त में, कितने टाइम के अंदर वैक्सीन दिलाना ज़रूरी है और किस स्टेज के बाद वो वैक्सीन भी काम नहीं करेगी? देखिए डॉग बाइट के बाद, अच्छा सवाल आपने पूछा। डॉग बाइट इमरजेंसी नहीं होती है, इट इज़ एन अर्जेंसी, मीनिंग कि अगर आप 24 घंटे 48 घंटे के अंदर भी इंजेक्शन, वैक्सीन और रिग लगवा लें तो ठीक होगा, इतना बुरा नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये करने से पहले मरीज़ को या जो जिसे कुत्ता का विक्टिम को अपने घर पे ज़ख़म को साबुन और पानी से रगड़ के 10-15 मिनट तक रगड़ के साफ़ करना चाहिए, जिससे कुछ जरासीम तो निकल जाते हैं। ठीक है। और फिर जो बैक्टीरिया, वायरसेस, वो कुछ हद तक उसके बर्डन कम हो जाता है। उसके बाद जल्द से जल्द, यानी कि 24-48 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाए। चलिए अगर और जितनी भी देर हो जाए, फिर भी एज डॉक्टर्स हमारा काम है कि उस वक्त भी उसका इलाज करें, इस उम्मीद में, इस तवक्को में कि वो वायरस अभी आगे ज़्यादा बढ़ा नहीं है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हमारे पास 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी आते हैं देहातों से, क्योंकि उनके पास वहाँ पर वैक्सीन नहीं है, और वो हमारे पास 8-10 दिन के बाद भी आते, फिर भी हम उसका इलाज शुरू कर लेते हैं इस उम्मीद से कि शायद वायरस अभी इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो ये सवाल होते हैं। लेकिन मैं जी बोलें। जी नहीं प्लीज़। मैं ये ज़रूर समझाना चाहूँगी कि ज़ख़म को अच्छी तरह धोएं, ये बहुत ज़रूरी है, और बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं। बजाय धोने के वो उसके अंदर नमक और मिर्च और मसाला और तेल वगैरह वगैरह डालते हैं, जो कि मज़ीद नुकसान करता है, क्योंकि वायरस और अंदर घुसता चले जा रहा है। तो ये इस चीज़ का ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब जस्ट टू बी श्योर मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, आप कह रहे हैं कि पहले जो प्रिकॉशन आप ले सकते हैं कि किसी भी डॉग बाइट की केस में 15 से 20 मिनट अच्छी तरह साबुन और पानी के साथ, ज़रा साफ़ पानी के साथ रगड़ें। इसके साथ अगर कोई पायोडीन या कोई टॉपिकल एंटीसेप्टिक लगाएं, उसमें कोई हर्ज है? हाँ या जी नहीं, कोई हर्ज नहीं, उसको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस तो नहीं मरेगा, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया है, जो कि जानवरों के मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो एंटीबायोटिक भी देना चाहिए बाय माउथ, प्लस हाँ वो उस पर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट भी लगा देना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि उसको उस वक्त सूचर, टांका ना लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग
1 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा उसको सिलाई कर लेते हैं, जो भी गलत है क्योंकि वायरस मजीद अंदर चला जाता है। तो 2-4 दिन तक उसको हल्की सी पट्टी बांधकर और फिर अगर स्टिचेस की जरूरत है तो फिर करना चाहिए। अच्छा, अब बात है टेस्ट और वैक्सीन 48 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करें कि लग जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अपने आर्टिकल में ये लिखा था और जाहिर है जैसे हम भी बात कर रहे हैं कि इतनी वैक्सीन तो अवेलेबल है नहीं। आपने उसमें तुर्की बांग्लादेश की मिसाल दी कि उन्होंने कैसे कंट्रोल किया, जिसका आपके मुताबिक ये है कि अगर 70% उस इलाके में कुत्तों को वैक्सीनेट कर दिया जाए तो वो वैक्सीन कहाँ से आएगी? देखिए, ये इसमें ये सब लोग ये बात सुनकर बड़े हैरान होते हैं कि भाई हमारी इंसानों को वैक्सीन नहीं लगती तो आप कुत्तों को कहाँ से लगाएंगे। और हमेशा ये एक यानी कि डाउट होता है कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। हमारा तजर्बा आप सुन लीजिए कि इब्राहिम हैदरी के गोट में यहाँ पर इंडस हॉस्पिटल के करीब ही है, वहाँ जी कराची में, वहाँ पर जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 1 साल तक हमने वहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट किया, तजर्बा किया, जहाँ पर हमने वहाँ के मकामी लोगों को ट्रेनिंग दी। बल्कि एक मास्टर ट्रेनर साउथ अफ्रीका से आए WHO के रेफरेंस से, और वहाँ पर उन्होंने 2 हफ्ते तक लोगों की ट्रेनिंग दी। और फिर जो अच्छी तरह से ट्रेंड हो गए उनको सिखाया गया कि कैसे डॉग को, कुत्तों को पहचाने और किस तरह से जाली में उनको डालकर और उनको ये वैक्सीन लगाए। हमारे पास चूँकि मेरा अच्छा राब्ता है WHO के साथ, तो उन्होंने मुझे 50,000 डोजेज़ एनिमल वैक्सीन, डॉग वैक्सीन दिए, एंटी रेबीज़ वैक्सीन फॉर डॉग्स, जो हमने अब 1.5 साल के अंदर 25,000 कुत्तों को वैक्सीनेट किया हुआ है। इसके अलावा चलिए, कुत्तों में अगर रेबीज़ नहीं हुई और कुत्ते ने अगर किसी इंसान को काट भी लिया तो वो वायरस कुत्ते से इंसान में मुंतकिल नहीं होगा। सही है। अच्छा, हाँ, तो लेकिन लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कुत्ते को वैक्सीन लगा या नहीं लगा। लोगों को परेशानी इस बात की है कि गलियों में कुत्तों की बहुतात है, हर गली में 8, 10, 20 कुत्ते हैं और लोग नाराज़ होते हैं, गुस्से में आके कहते कुत्ते को मार डालो, उसको जहर दे दो, वगैरह वगैरह। और आपने इतने तस्वीरें भी देखी होंगी कि कुत्तों की लाशें भरी हुई हैं, ट्रैक्टर के साथ उनको उठा रहे हैं। ये बहुत ही एक गलीज़ चीज़ नज़र आती है मुझे। और ज़ाहिर है हम लोग जो एनिमल राइटिस्ट हैं उन्होंने भी बड़ा इस बात पे गुस्सा दिखाया। तो ये प्रोग्राम हमने शुरू जब किया तो एनिमल वैक्सीनेशन भी की, और फिर डॉग पॉपुलेशन, कुत्तों की तादाद कम करने के लिए उनको स्टेरिलाइज हम कर रहे हैं, न्यूटर या स्पे मेल फीमेल डॉग्स को। और वो सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन के लिए हमने एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर पूरा ऑपरेशन थिएटर है डॉग्स के लिए, और ये डॉग्स को मेल या फीमेल उनको अंदर ले जाकर हमारे वेट्स जो भी ट्रेंड है इस चीज़ में वो उनकी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। फिर इन कुत्तों को हम 2-3 दिन केज में रखकर उनको खाना पीना खिलाते, और जब कोई अगर कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक ठाक है, तो उनको रिलीज़ कर लेते जिस एरिया से हमने उनको उठाया था। तो जाहिर है अभी फौरी तो आपको कुछ उसका नतीजा नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये 1 साल के बाद हमने 2,500 कुत्तों को जो स्टेरिलाइज़ किया, तो इब्राहिम हैदरी के मकामी लोग हमें ये बता रहे हैं कि अब वहाँ पर कुत्तों के पपीज़ नहीं पैदा हो रहे, बहुत कम हो रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि उनकी तादाद अब कम हो रही है, दे नॉट मल्टीप्लाइंग। अगर आप वेट से पूछे तो वो बताएंगे कि एक कुत्तिया 1 साल के अंदर 2 बार बच्चे पैदा करती है, और हर बार 10 से 20 कुत्ते बच्चे पैदा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, यानी कि 1 साल के अंदर, आई मीन देखो, डेफिनेटली एनिमल राइट्स पर्सपेक्टिव से, और मतलब जैसे आपने कहा कि बड़ी गलीज हरकत है, बिल्कुल है, और वो आपने लड़काना में एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन पता है, अगर आप इंतजामिया से पूछें, ठीक है, तो अब इन कुत्ते को पकड़ना, कुत्ते को वैक्सीनेट करना, फिर कुत्ते को रखना, फिर कुत्ते को ऑपरेट करना, वो तो कहेंगे ना कि बड़ा आसान काम नहीं है यार कि हम कुत्ते को गोली ना मार दें या हम जहर दे दें। तो इंतज़ामिया क्या इस अप्रोच को एक्सेप्ट करेगी आपकी नज़र में, या वो कहेंगे कि यार हमने तो आसान काम ही करना है? ये काम जब हमने शुरू किया तो सबसे पहले हम गए मेयर मिस्टर वसीम अख्तर साहब के पास।
उन्होंने पूरा प्लेज किया कि मैं आपको इतनी रकम दूंगा और पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। चलो उन्होंने कुछ हद तक हमारी हिमायत की, सपोर्ट किया, कुछ पैसे दिए, लेकिन उसके बाद फिर वो उनके अपने मसाइल हैं बाकी शहर के वगैरह वगैरह, तो फिर वो अभी उनके साथ रब्ता ख़त्म हो गया जी। कराची कमिश्नर के साथ जब हमने बात की इफ्तिखार शलवानी साहब के साथ, तो वो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट जाहिर किया और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। इसमें ना सिर्फ इंतज़ामिया का हमें सपोर्ट चाहिए लेकिन सिविल सोसाइटी का भी, आम लोगों का भी, कि वो हमारे अगर ये सपोर्ट करें तो ये 2-3 साल के अंदर कराची को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ ये 2 प्रोसीडियर्स, मैस डॉग वैक्सीनेशन और एनिमल बर्थ कंट्रोल, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो मैं बता रही हूँ आपको कि 1-1.5 साल के अंदर हमने 20,000 कुत्तों को वैक्सीनेट किया, वो एक टीम के साथ। एक टीम में 5 लोग होते हैं, 4 या 5, लेकिन अगर हमारे पास टीम ज़्यादा हों सिविल सोसाइटी के और गवर्नमेंट के हेल्प के साथ, अगर 6, 8, 10 टीम्स हों इस तरह से, जिनको हम रेबीज़ फ्री प्रोजेक्ट के ज़रिए उनको हम ट्रेनिंग दें, तो ये काम 1 साल के अंदर बहुत बेहतर हो सकता है। अच्छा। और बजाय उनको मारने के, उसे भी कोई कुछ हल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमें एक और ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे ये भी पूछना है कि रेबीज़ के सिम्टम्स हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमें ये नहीं पता होगा कि ये ऐसे ही काटने से बुखार हुआ है या ये रेबीज़ का बुखार है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। डॉक्टर साहिबा, अब थोड़ी सी अगर हम सिम्टम्स की तरफ जाएं, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूं कि हम स्क्रीनिंग खुद कैसे कर सकते हैं। तो एक तो आपने बताया कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो उसको अच्छी तरह से धो लें, टांके ना लगाएं, एक लूज बैंडेज लगा के फिर डॉक्टर के पास चले जाएं। अच्छा, जहाँ तक हम सिम्टम्स की बात करें तो रेबीज़ के सिम्टम्स कितनी देर लगेगी नज़र आने में, और क्या सिम्टम्स हैं? क्योंकि अक्सर जैसे आपने कहा कि जानवरों के मुंह में 1000 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, तो चांसेस इन्फेक्शन की तो हो सकते हैं और इन्फेक्शन से बुखार भी हो सकता है। हमें ये कैसे पता लग सकता है विदाउट गोइंग टू अ डॉक्टर फॉर एग्जांपल कि ये रेबीज़ का बुखार है या ये कोई कन्वेंशनल आम बुखार है किसी और वजह से? इसमें सबसे अहम बात ये कि कुत्ते के काट की हिस्ट्री होनी चाहिए, जो कि 1.5-2 माह पहले। कहने का मतलब ये कि जब कुत्ता काटे तो फौरी तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो वायरस आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई करता है ज़ख़म के अंदर और फिर धीरे धीरे ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र होता है, और जब ब्रेन में जाकर पहुंचता है तो फिर वहाँ से अलामात शुरू होते हैं, जिसमें 1.5, 2, 3, 4, 6 माह भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना वायरस है और फासला कितना है ब्रेन से। अगर पैर में लगा हुआ तो ज़ख़म हो तो फिर इतना ज़्यादा वक्त लग जा सकता। ओके, तो सबसे पहले बुखार, सर का दर्द, उल्टियाँ, ठीक है, आम सा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर वो बंदा बहकी बातें करने लगता, कभी ठीक कभी नहीं, कभी सही बात कर रहा है कभी नहीं, और फिर उसके बाद ये जो निगलने के मसल्स हैं ये पैरालाइज हो जाते हैं। तो बंदा स्वॉलो निगल नहीं सकता, और फिर जब क्योंकि पानी भी नहीं पी सकता, तो वो पानी से खौफ करता है कि अगर मैं पानी देखूं, पीने की कोशिश करूं, तो वो फंस जाता है यहाँ पर, हाइड्रोफोबिया। इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं कि पानी से खौफ आता है। अगर आप पंखा चलाएं उसके ऊपर या फूंक डालें तो फिर वो सांस तेज़ लेने लगता है और सांस घुटने लगता है। मैंने एक खातून को देखा, उसका बच्चा रेबीज़ के साथ, और माँ ने दुआ हुआ मांगी और उसके ऊपर फूंका जब, तो बच्चा बिल्कुल स्पैज़म में चला गया और सांस रुकने लगा, और फिर ये 2, 3, 4 दिन इस तरह होकर और फिर मौत आ जाती, जो आपने अभी वीडियो में दिखाया था। ये तो वैसे अलामत आप नहीं प्रूव कर सकते। हाँ, इसके टेस्ट भी होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, लेकिन मुल्क में इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास नहीं है। करने को बहुत आसान है, लेकिन कोई ट्रेनिंग दे, कोई बाहर से आकर हमें सिखाए इसका, या हमारे लोग जाकर ट्रेनिंग ले, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो हुकूमत NIH या
हुकूमत का काम है। जी डॉक्टर साहब, यही मैं कहना चाह रहा था कि अभी आपने पायलट प्रोग्राम कराची में शुरू कर दिया, हो सकता है लाहौर में भी हो रहा हो सकता है इस्लामाबाद में भी हो रहा हो, लेकिन ज़्यादातर ये वाक़यात जैसे अब लाड़काना में हुआ, वहाँ मेरी जब कमिश्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा दूर दराज से उनके पास केसेस आते हैं और दिन में बाज़ औक़ात 200 तक केसेस पाइल अप हो जाते हैं। तो शहरों में तो आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा, जहाँ कुत्ते रखते भी हैं मवेशियों की हिफाजत के लिए और दूसरी पर्पस के लिए, तो वहाँ कैसे हम पेनिट्रेट आप लोग कर पाएंगे या कर भी पाएंगे? जैसे आपने कहा उसके लिए आपको हुकूमत की भी हेल्प चाहिए होगी। अगर हुकूमत हेल्प करे, इसमें देखिए जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मैं तो इंडस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, इंसानों के डॉक्टर हूँ, लेकिन ये जब प्रोजेक्ट हमने शुरू किया और इसे कामयाबी जब देख रहे हैं तो इसको हम बाकी कराची शहर में भी इसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल अभी अगले हफ्ते वर्ल्ड रेबीज़ डे आ रहा है, तो उसमें हम ये इसके फिर डिफेंस के एरिया में यहाँ पर इफ्तिताह कर रहे हैं, और अगर हमारे पास शहर का कोऑपरेशन हो तो ये साल 2 साल के अंदर पूरे शहर को कवर करेंगे। लेकिन ये हम अकेले क्यों करें, अगर हमारे पास और ट्रेनीज़ भेजें। इसमें ट्रेनिंग की कोई बड़ी बात नहीं, 2 हफ्ते के अंदर कुत्ता पकड़ना सीख लें। वैक्सीन बहुत ही डॉग वैक्सीन बहुत ही सस्ती है। इंसानों के लिए वैक्सीन और रिग 5, 8, 10 हज़ार तक लग सकती है, लेकिन कुत्ते की वैक्सीन $1 पर डोज होता है, यानी कि आजकल के हालात में 100-200 रुपये समझ लें। हाँ, 200 रुपये ठीक है। उसमें थोड़ी सी लॉजिस्टिक्स होती है, बिल्कुल, कि लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है, जाली होती है वगैरह वगैरह, जो हम सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये बिल्कुल मुमकिन है। मैं बताऊं, श्रीलंका में, फिलीपींस में, थाईलैंड, ईरान, यहाँ पर ये प्रोसीजर उन्होंने अपनाया और वहाँ पर रेबीज़ 0 है, 0 to 1, 2, कभी कोई दूर दराज जगह पे कहीं से शायद हो, लेकिन उनके पास ये रेबीज़ ख़त्म हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो हमसे कहते हैं कि अपने डॉक्टर साहब टाइम थोड़ा ख़त्म हो रहा है, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, अगर मैंने सही तरह सुना था, आप कह रही हैं कि हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी नहीं है कि अगर मतलब मुझे कुत्ते ने काट लिया, मुझे शक है कि मुझे रेबीज़ है, अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा वो कहेंगे कि यार तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे वैक्सीन है, जब मेरी सिम्टम्स आ जाएंगे? नहीं, वो तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब रेबीज़, आपने शुरू में सवाल पूछा ना कि अगर रेबीज़ के अलामात शुरू हो गए, क्या ये रेबीज़ है या कोई बीमारी और बीमारी है, उसका डायग्नोसिस अगर डायग्नोस्टिक्स हो तो हम बता सकते हैं, लेकिन नहीं है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। थियोरेटिकली मुझे पता है क्या करना है, लेकिन इट्स नॉट देयर, उसकी स्टेनिंग और उसकी एक और चीज़ मैं जाते जाते बताऊँ, जी बहुत ही संगीन हालत है। और ये मैं आपको कहूँ कि जो कराची में इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, ये तो बात बताने की नहीं है, वो तो आपके सामने अभी जो कमर्शियल ब्रेक में आ रहा था। जी, इससे बेतहाशा बीमारियां हो रही हैं, कुत्ते की, बिल्ली की, चूहे की, मच्छर, मक्खियाँ, सारा शहर इससे भरा हुआ है, और ऐसी ऐसी बीमारियां निकल रही हैं, ना सिर्फ रेबीज़ लेकिन हर तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, जिनका हमने ना सोचा ना समझा ना कुछ। तो ये तो एक बड़ा मसला है, वैक्सीन का यकीनन है, जिसके लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। I'm sorry, वक्त खत्म है, मुझे तो लग रहा है कि हमें शायद कोई 5 और शोज भी करने पड़ेंगे। हाँ, और फिर ये कि अब ऑलरेडी डेंगी, फिर पोलियो और दूसरा अब उसमें अब रेबीज भी आप शामिल कर लें। बिल्कुल। तो हालत तो पाकिस्तान की सेहत की अच्छी नहीं है, और उसके लिए हुकूमतों की जो है इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को किसी भी सतह पर कोई इंटरेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।